Hello students, welcome to you all on official YouTube channel of Sanskaram Group of Schools. Students, today we are starting our video number 3 of Manufacturing Industries chapter 6 10th class Geography. Students, today we are going to start our part number 3 of this chapter, mineral based industries. Student, we have already discussed agro based industry, in which we have discussed about the textile industry, jute industry and sugar industry. Now we are going to read the special distribution of mineral based industry. Student, industries that use minerals and metals as raw material are called mineral based industry. खनिज आधारित उद्योग कि वो उद्योग जो खनिज पदार्थों को या धातुओं को कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं, यानी कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। तो आप कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, ये सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स हैं। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल अदर इंडस्ट्रीज हैवी, मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर इन मशीनरी। कि हमारे लिए जो आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री है, सबसे पहले जैसे हमने कॉटन टेक्सटाइल किया उसी तरह से जब हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री करते हैं तो हमारा मेन फोकस होगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर, क्योंकि ये बेसिक इंडस्ट्री है, बेस है। क्योंकि ये बाकी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है उसका बेसिक जो इनपुट्स है वो तैयार करती है, चाहे वो हैवी हो, चाहे मीडियम हो, लाइट हो, कोई भी इंडस्ट्री है उनके लिए जो मशीनरी है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से ही निकलती है। Steel is needed to manufacture as a variety of engineering goods, construction material, defense, medical, telephonic, scientific equipment and a variety of consumer goods। कि स्टील का इस्तेमाल बहुत सारे स्थानों पर होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। स्टूडेंट अंडरलाइन दिस क्वेश्चन और इसके आगे लिखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोर्ड में अक्सर आता है कि उत्पादन भी और उपभोग भी जो इस बात का है वो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट का इंडेक्स है। क्यों? क्योंकि देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो बाकी दूसरी इंडस्ट्री को जन्म देती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जितना ज़्यादा आपके देश में आर्थिक क्रियाएँ चलेंगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इस्पात इस्तेमाल होगा, स्टील यूज़ होगा। स्टील यूज़ करेंगे तो आपके यहाँ रॉ रिसोर्सेज है तो आप उसको प्रोड्यूस भी करेंगे, तो इसका मतलब आपकी जो इकोनॉमी है वो उतनी ही ग्रोथ करती चली जाएगी। Iron and steel is a heavy industry because all the raw material as well as finished goods are heavy and bulky, entailing heavy transportation cost. Iron ore, coking coal and limestone are required in the ratio of approximately 4:2:1. स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की कि उसके अंदर कोकिंग कोल, लाइमस्टोन और आयरन ओर तीनों चाहिए। तो 4 रेशो होगा आयरन ओर का, 2 रेशो होगा कोकिंग कोल का और 1 रेशो होगा लाइमस्टोन का। तीनों को मिलाने से क्या बनता है, तीनों एज अ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है स्टील के अंदर। सम क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीज आल्सो रिक्वायर टू हार्डन द स्टील। और स्टील को हार्डन करने के लिए उसके अंदर मैग्नीज भी मिलाया जाता है, शाइनिंग करने के लिए निकल भी मिलाया जाता है। वेयर शुड द स्टील प्लांट्स बी आइडली लोकेटेड, ये आपके लिए एक इंटैक्स क्वेश्चन हो गया। तो स्टील प्लांट आपको पता है जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि ये हैवी एंड बल्कि रॉ मटेरियल है, तो अल्टीमेटली स्टील प्लांट्स कहाँ होंगे, जहाँ हमारी स्टील आयरन और जो है बेल्ट्स है। तो मोस्टली आप देखोगे कि हमारी दुर्ग वस्त्र चंद्रपुर जो बेल्ट है आयरन और की, ये उधर ही ये मैक्सिमम हमारी इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। उसके बाद देखेंगे रिमेंबर दैट
The finished products also need an efficient transport network for their distribution to the markets and consumers. कि इंडस्ट्री सेटअप करते वक्त हम ये भी देखेंगे कि उस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन की हालत क्या है. In 2018, with 106.5 million tons of crude steel production, भारत में हुआ, इंडिया रैंक सेकंड अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स. हम कच्चा लोहा तैयार करते हैं, वो भी डिस्कस करती हूँ अभी नेक्स्ट लाइन के बाद. इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन. अंडरलाइन दिस वर्ड, स्पंज आयरन, कच्चा लोहा. कि माइन से जो आयरन और निकाला उसको हमने क्या किया कि सिर्फ उसको ओर से मेल्ट करके निकाल दिया, उसकी इम्प्योरिटीज़ अभी उसके अंदर बाकी है. सो दैट इज़ कॉल्ड स्पंज आयरन. लोहे की बड़ी बड़ी बार जो है वो बना दी जाती है और उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जिसको बाद में फर्दर इम्प्योर किया जाता है और इस्तेमाल में लाया जाता है. Consumption of steel in the country was only around 70.9 kg per annum against the world average of 224.5 kg. तो इसका मतलब वर्ल्ड के जो एवरेज है दुनिया भर के तकरीबन देशों में कंजम्पशन ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ कम होता है. कारण क्योंकि इंडिया में आयरन एंड स्टील के जो दूसरे सब्स्टिट्यूट है ना, हम वो ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं. भारत में इसको कम इस्तेमाल किया जाता है. हाँ, हैवी इंडस्ट्री है या कोई लार्ज बिग कंस्ट्रक्शन है तो उसके अंदर तो स्टील यूज़ होता ही है. लेकिन अभी देखा कि हम स्पंज आयरन ज़्यादा करते हैं, तो अल्टीमेटली डोमेस्टिक मार्केट के लिए तो हम करते हैं, लेकिन क्या है, यदि हमें किसी हैवी कंस्ट्रक्शन के लिए, लार्ज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट क्वालिटी का जो आयरन स्टील चाहिए होता है, तो कई बार वो हम इम्पोर्ट भी करते हैं. तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश स्टील इन इंडिया ये हमारे को दिखाया गया है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है. फिर है वाई इज़ पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील सो लो इन इंडिया. जैसे बिल्कुल अभी मैंने बताया कि इसके दूसरे जो सब्स्टिट्यूट है वो इंडिया में अवेलेबल है, तो वो भी इसको कवर कर लेते हैं, तो कंजम्पशन हमें लो ही नज़र आती है. फिर हमारे पास आ जाता है मिनी स्टील प्लांट्स और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स की डेफिनेशन है, जो आधी इधर है आधी दूसरे पेज पर. इसको डिस्कस करेंगे. ये 1 मार्क्स में बोर्ड में आता ही आता है. Mini steel plants are smaller, have electric furnaces, use steel scrap and sponge iron. मिनी स्टील प्लांट्स वो छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक भट्टी होती है, जहाँ स्टील स्क्रैप और स्पंज आयरन का यूज़ किया जाता है. दे हैव री रोलर्स दैट यूज स्टील इनगॉट्स एज वेल. दे प्रोड्यूस माइल्ड एंड अलॉय स्टील ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशन. कि यहाँ जो रॉ जो आयरन और से मेल्ट स्टील को निकाला नहीं जाता, ऑलरेडी जो स्पंज आयरन होता है या स्टील स्क्रैप जो होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है. अब उससे पहले कि हम डिस्कस करें जो हमारा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, पहले उसको देख लेते हैं. एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज़ अ लार्ज हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स. कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयरन ओर से रॉ मटेरियल से स्टील मेकिंग प्रोसेस करते हैं, फिर रोलिंग करते हैं, शेपिंग करते हैं, तो यहीं पर की इम्प्योरिटीज़ भी निकाल देते हैं और उसके बाद उसको शीट्स में भी कन्वर्ट कर देते हैं. तो दैट इज़ इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट. तो ये 1 मार्क्स में अक्सर आता है स्टूडेंट. अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ आयरन मेकिंग. तो फिर से वापस हम उसी पेज पे चलते हैं. ये प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो स्टील है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे. ये सॉरी बॉक्सेस है. ब्लास्ट फर्नेस, पिग आयरन, स्टील मेकिंग, शिपिंग मेटल. एनटीएससी में ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार आ चुका है हरियाणा के अंदर स्पेशली, कि इन्होंने क्या किया, इस प्रोसेस को इनको ना बिग आयरन, ब्लास्ट फर्नेस, शिपिंग मेटल, स्टील मेकिंग, इसको उल्टा पुल्टा कर दिया और आपको कहा गया कि इसको प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ABCD सीक्वेंस में लगाओ. तो सी इट. ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट, फिर वो कहाँ जाएगा, ब्लास्ट फर्नेस में यानी कि भट्टी के अंदर. आयरन इज मेल्टेड, लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग, लाइमस्टोन उसके अंदर मिक्स करेंगे मटेरियल विच इज़ एडेड. स्लैग इज रिमूव, उसके अंदर से जो मोल्टन मैग्मा, उसके बाद जो मिट्टी विट्टी रह जाती है वो निकाल लिया जाता है, मोल्टन मैग्मा को अलग किया जाता है. कोक इज़ बर्न टू हीट द, और उसको और ज़्यादा, क्योंकि कोक मिला देंगे तो लाइमस्टोन मिलाएंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, हीट और बढ़ जाएगी. मोल्टन मटेरियल पोर्ड इनटू मोल्ड्स कॉल्ड पिग्स, और जो पिघला हुआ जो धातु है उसको क्या किया जाता है, मोल्डिंग के अंदर डाल दिया जाता है, जिन मोल्ड्स को पिग कहा जाता है. स्टील मेकिंग,
फिर स्टील फर्दर उसके बाद बनता है। पिग आयरन इज फर्दर प्यूरिफाइड बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज़। ये पिग आयरन ही स्पंज आयरन कहलाता है। फिर उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, इम्प्योरिटीज़ निकालते हैं, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम भी इसके अंदर ऐड किया जाता है। और फिर स्टील की जो हमें रिक्वायर्ड मटेरियल होता है स्टील, उसकी शेपिंग की जाती है। रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फॉर्जिंग, ये प्रोसेस होती है। स्टूडेंट, ये कुछ हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। देखेंगे ये दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट में है। फिर उसके बाद हमारी ये कर्नाटका के अंदर विजयनगर, भद्रावती, और तमिलनाडु के अंदर सेलम स्टील जो आपको नज़र आएंगी, ये हमारी मेजर इंडस्ट्रीज है। अब देखते हैं स्टील के बारे में। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत में तकरीबन जितनी भी हमारी पब्लिक सेक्टर की जो स्टील की एक्सपोर्ट होती है वो किसके थ्रू होती है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू। अब हम वर्ल्ड के अंदर अपनी पोजीशन देखते हैं। इन द 1950 चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस अमंग द almost the same quantity of steel. Today, China is the largest producer of steel. China is also the world largest consumer of steel. ये चीज़ शो कर रही है कि अभी हमने कितना ग्रोथ नहीं किया है, कि 1950 में चाइना और इंडिया सेम लेवल पर प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन आज चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। इसका मतलब उनकी कंज्यूमिंग लेवल बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली वहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ी हुई है। दिस इज़ द साइन ऑफ डेवलपमेंट। छोटा नागपुर प्लेटू हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इट मीन दुर्ग, चंद्रपुर, बस्तर जो हमारी बेल्ट है, it is largely because of the relative advantage of this region for the development of this industry. These include low cost of iron ore, high grade raw material in proximity, cheap labor and vast growth potential in home market. कि यहाँ home market भी है, सस्ते मजदूर भी हैं, सस्ता कच्चा माल भी है और बेहतरीन है। Though India is an important iron and steel producing country in the world, yet we are not able to perform to our full potential, largely due to mean problem of this industries. क्या कारण है कि हम अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पा रहे? High cost and limited availability of coking coal, lower productivity of labor, irregular supply of energy, poor infrastructure, कि हमारी मशीनें पुरानी हैं, हमें जो कोल है उसकी अवेलेबिलिटी कम होती है, हमारी पुरानी मशीनों के कारण लो आउटपुट होती है। वी आल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज। हाउएवर ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज सफिशिएंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड। जो मैं आपको पहले ही बता चुकी कि हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड का मैक्सिमम स्टील खुद इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने देश में उत्पादन करते हैं, लेकिन जब हमें हाई ग्रेड का स्टील चाहिए होता है किसी हैवी प्रोजेक्ट के लिए तो वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। बट अभी इस सिचुएशन के अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है जस्ट बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 जो हम लिबरलाइजेशन पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने 1991 के बाद में जो WTO के जो हमारी गवर्नमेंट उसका मेंबर है, तो हमने अपनी मार्केट को विदेशी कंपनियों के लिए खोला है। तो अब विदेशी जो कंपनियां हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के तौर पर वो इस सेक्टर में आ रही है, तो उसके अंदर बेहतरीन काम हो रहा है। There is a need to allocate resource for research and development to produce steel more competitively। कि अभी भी हमें रिसोर्सेज को प्रॉपर एलोकेट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा ताकि हम इसको और बेटर कर सकें। अब स्टूडेंट आपके पास एक्टिविटी आ रही है, हैव यू रीड अबाउट कलिंगा नगर कंट्रोवर्सी, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड डिस्कस। अब मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूँगी कि कलिंगा नगर कंट्रोवर्सी क्या है। एक्चुअल में क्या हुआ था, टाटा जो हमारी आयरन स्टील कंपनी है इंडस्ट्री,
इनका 2006 में ओडिशा गवर्नमेंट के साथ में एक एग्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पर कलिंगा नगर एक पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल टाउन प्लान किया गया। तो यहाँ पर 6 जो हैवी इंडस्ट्री आयरन स्टील की लगाई गई। लेकिन बेटा हुआ क्या, इतना बड़ा टाउनशिप बनाना है इंडस्ट्रियल और इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज लगानी है, तो अंडरस्टूड है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो लैंड है ट्राइबल एरियाज, वो ट्राइबल एरिया एक्चुअल में वो एक्वायर करनी पड़ेगी। और ट्राइबल्स लोग अपनी जो ज़मीन है, आपको पता है, अपने जंगलों से बहुत प्यार करते हैं। वो इसके प्रोटेस्ट में आ गए, पुलिस ने फायरिंग कर दी। और सेकेंड आई थिंक जनवरी थी 2006, 30 ट्राइबल्स हैं वो मारे गए। तो यहाँ तक तो क्लैश चलता रहा, डिस्प्यूट होता रहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि पुलिस, आपको पता ही है हमारे भारत की बहुत अच्छी है, क्या करे, हमारे देश का कुछ पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि उन्होंने इन ट्राइबल्स में से कुछ के हाथ काट लिए सबूत के तौर पर कि हाँ ये मर गए थे। अरे फ़ोटो खींच लेते, उनके फिंगरप्रिंट्स ले लेते, तो ये और उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। और उसके बाद जो वहाँ पर हुआ है वो अपने आप में एक इतिहास है। यू कैन सर्च ऑन गूगल कि किस तरह से क्रूअलिटी ब्रुटलिटी चली, और एक काफ़ी बड़ा ये इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर के रूप में हमारे सामने आता है कि इंडस्ट्रीज़ है कि हैवी इंडस्ट्री लगना अच्छी बात है, रोज़गार भी दे रही है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो लोग खुश नहीं थे तो दिस वाज नॉट द प्रॉपर डीलिंग ऑफ, कोई भी ये तरीका नहीं था। चलिए, तो यहाँ तक आपके लिए सिर्फ इतनी ही जानकारी के लिए काफ़ी है ये। फिर है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, हमारी सेकंड इंडस्ट्री आती है, अब इसको डिस्कस करते हैं। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम आपको पता ही है कि बॉक्साइट से एल्यूमिना निकलता है और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। तो ये भी आपको पता है एक मिनरल इंडस्ट्री है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटालर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। इट इज़ लाइट, resistant to corrosion, a good conductor of heat, malleable and becomes strong when it is mixed with other metal. These are the properties of aluminium. It is used to manufacture aircraft, utensils and wires. So these are the uses of aluminium. It has a gained popularity as a substance of steel, copper, zinc and lead in number of industries. तो हमारा क्या क्वेश्चन आया, अक्सर बोर्ड में आता है कि what are the properties of aluminium, what are its uses and where are the major industries located in India. 1 + 1 + 1 3 मार्क्स अक्सर क्वेश्चन आता है। तो ये छोटा छोटा यहाँ सब नोट्स तैयार करेंगे, अंडरलाइन दिस लाइन। Aluminium smelting plants in the country are located in Odisha, West Bengal, Kerala, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra and Tamil Nadu. Bauxite, the raw material used in industry smelters, is very bulky, dark reddish colored rock. The flow chart given below shows the process of manufacturing aluminium. हम बाद में डिस्कस करेंगे उसको, पहले हम रीडिंग करते हैं। Regular supply of electricity and assured source of raw material at minimum cost are two prime factors for location of the industry. ये इसकी जानकारी हमें मिलती है। अब हम इसका चार्ट देखते हैं कि 4 to 6 टन बॉक्साइट, उससे हमें क्या मिलेगा, 2 टन एल्यूमिना, और 2 टन एल्यूमिना से हमें मिलेगा 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम। तो रेशो क्या बना, 4:2:1 या 4:6:2:1। अब आ जाता है प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, कि सबसे पहले हमें बॉक्साइट एज रॉ मटेरियल चाहिए, क्वेरी से उसको प्राप्त करेंगे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट से लेके जाएंगे कहाँ, इंडस्ट्रीज़ के अंदर। बॉक्साइट क्रश्ड एंड एल्यूमिना डिसॉल्व आउट, रिफाइनरी में ले जाएंगे उसका, फिर क्या करेंगे, बल्क और शिफ्ट टू स्लाइट और स्मेल्टर, कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम रिफाइनरी, पिच फ्रॉम कॉलरी, और फिर क्या करेंगे, भट्टी में डालेंगे उसको, और एल्यूमिनियम स्मेल्टर, उसके मोल्टन मेटल क्रायोलाइट जो है वो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे। और उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 18,600 किलोवाट पर टन ऑफ ओर। ये NTSC में क्वेश्चन आ चुका है कि आपका 1 टन ऑफ ओर जो हमारा एल्यूमिनियम है
बॉक्साइट है उसको मेल्ट करने के लिए हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर की ज़रूरत है, दैट इज 18,600 किलोवाट। ये हमारा इस डायग्राम में है जो हमारे लिए चाहिए। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट इंडस्ट्री की ओर, दैट इज केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाई। ये भारत में तेज़ी से बढ़ने वाली और विभिन्नता जिसके अंदर हमें नज़र आती है वो उद्योग है। इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, की लार्ज भी और स्मॉल स्केल दोनों यूनिट में इस इंडस्ट्री में काम होता है। रैपिड ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर, कि इनऑर्गेनिक केमिकल और ऑर्गेनिक केमिकल दोनों के अंदर ही इसमें काफ़ी सारा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। स्टूडेंट जैसे कि आप 10th क्लास में हैं, आप सभी को पता है कि ऑर्गेनिक केमिकल्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक केमिकल्स है वो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, बायोटिक से, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह होते हैं, और इनऑर्गेनिक होते हैं वो रॉक, जैसे रॉक्स वगैरह से जो मिलते हैं वो कहलाते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ कहाँ होता है? यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, एडेसिव्स, पेंट्स, डाई, डाई भी कपड़े को जो कलर चढ़ाते हैं ना, दैट इज डाई। नाइट्रिक एसिड, अल्कलीज, सोडा ऐश। सोडा यूज़ का क्या करते हैं? कांच बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, एंड कास्टिक सोडा। दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री। अब हमारे लिए एनटीएससी का क्वेश्चन क्या आया कि जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनके नाम दिए गए हैं कि दीज आर द इनऑर्गेनिक केमिकल्स। व्हाई डू यू थिंक इट्स सो? क्योंकि ये पूरे देश में क्यों फैली हुई है? क्योंकि जो ये मटेरियल है, रॉ मटेरियल इतना हैवी और बल्कि नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें मिलती हैं, अवेलेबल लोकेशनल फैक्टर्स, तो तकरीबन इंडिया के अंदर ये फैली हुई है। Organic chemicals include petrochemicals which are used for manufacturing of synthetic fiber, synthetic rubber, plastic, dyestuff, drugs and pharmaceuticals. Underline the next line. Organic chemical plants are located near all refineries or petrochemical plants. कि मोस्टली जो हमारे ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स होते हैं वो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के आसपास पाए जाते हैं। क्लियर? अब हमारा जो क्वेश्चन आता है कि क्यों फैली है ये पूरे देश में? क्योंकि जो मैं आपको बता दिया कि रॉ मटेरियल क्या है, लाइट है, तो इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। और इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री की डिमांड पूरे देश में है, तो नेचुरल सी बात है जिस जिस एरिया में डिमांड है भैया उधर उधर इस इंडस्ट्री को सेटअप कर दिया जाए, तो ट्रांसपोर्टेशन से बच जाएगी फिनिश प्रोडक्ट्स में। तो क्या कहते हैं ये केमिकल इंडस्ट्री के बारे में? द केमिकल इंडस्ट्री इज़ इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। ये अपनी कंज्यूमर खुद है सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल, कि जो बेसिक केमिकल्स है वो दूसरे केमिकल्स को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर और डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। The fertilizer industry is centered around the production of nitrogenous fertilizers, mainly urea, phosphoric fertilizers and ammonium phosphate (DAP), and complex fertilizers which have a combination of nitrogen, phosphate and potash. The third, underline this line, potash is entirely imported as the country does not have any reserves of commercially usable potash or potassium compounds in any form. पोटाश जो है वो हमारे देश में किसी भी रूप में नहीं पाया जाता, इसे पूरी तरह से हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं जो कि खाद बनाने के काम आता है। After the Green Revolution, the industry expanded to several other parts of the country. Gujarat, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab, Kerala contribute toward half of the fertilizer production. Mainly हमारे ये 4-5 जो स्टेट है, 6 स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा क्या है फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन होता है। अदर सिग्निफिकेंट प्रोडक्शंस आर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। सो ये लोकेशन हो गई कि हमने क्या देखा कि केमिकल इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल है, कहाँ क्या क्या कौन कौन से होते हैं और प्रोडक्शन
कहाँ कहाँ होती है। अब आ जाते हैं सीमेंट इंडस्ट्री। Cement is essential for construction activity such as building houses, factories, bridges, roads, airports, dams and for other commercial establishment. Construction activity में ही काम आती है cement industry. These industries require bulky and heavy raw material. तो raw material क्या रहेगा cement industry के लिए? Like limestone, silica, gypsum. Coal and electric power are needed apart from rail transportation. फिर हमारा एक्टिविटी क्वेश्चन आ जाता है, वेयर वुड इट बी इकोनॉमिकली वाइबल टू सेटअप सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बी क्लोज टू रॉ मटेरियल्स बिकॉज दिस इंडस्ट्री रिक्वायर बल्कि एंड हैवी रॉ मटेरियल, और कंप्लीट कॉन्टीन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जहाँ अवेलेबल होगी, जहाँ एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट होगा, वहीं पर यह यूनिट काम करेगी। The industry has strategically located plant in Gujarat that have suitable access to the market in the Gulf country. Gulf country सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, यहाँ हमारी बहुत ज़्यादा, शारजाह या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है हमारी सीमेंट। तो इसीलिए सी पोर्ट यहाँ से नज़दीक है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो सबसे ज़्यादा हमारी जो सीमेंट इंडस्ट्री है बेसिकली वो गुजरात अंदर लोकेट करती है। फिर हमारी एक्टिविटी आ जाती है, फाइंड आउट वेयर द प्लांट्स आर लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो पर्टिकुलरली हमारे कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, झारखंड में कुछ प्लांट्स हैं। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेट अप इन चेन्नई इन 1904। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड, यानी कि ब्रिटिश टाइम में इंडस्ट्री लगी थी। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी हैज़ फाउंड द प्रोड्यूस ऑलरेडी available market in East Asia, Middle East, Africa and South Asia apart from a large demand within the country। कि जैसे जैसे हमने अपनी इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया तो हमारी कंट्री, जो हमारे देश के लिए एक्सपोर्ट मार्केट है, वो ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ एशिया में भी मिलती है। दिस इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज exports. Efforts are being made to generate adequate domestic demand and supply in order to sustain this industry। कि देश में भी अब हम सीमेंट इंडस्ट्री है उसको, उसकी डिमांड को ग्रो करने के काम कर रहे हैं ताकि ये इंडस्ट्री सस्टेन करे, डेवलप करे। अब हमारी मेजर जो हमारी मेटलिक इंडस्ट्री आ जाती है, जिसमें मेटल्स की और मिनरल्स की जरूरत होती है, दैट इज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और आज की आपको पता ही है सबसे बेहतरीन फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। चलिए पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विसेज एंड पैसेंजर्स। ट्रक्स, बसेस, कार, motorcycles, scooters, three-wheelers and multi-utility vehicles are manufactured in India at various centers. After the liberalization, the coming in of new and contemporary models stimulated the demand for vehicle in the market, which led to the healthy growth of the industry, including passenger car, 2-3-wheelers। तो बेटा मैं बता दूँ कि टिल 1990 हमारे भारत में एमेस्टर, फिएट, कुछ लंबरेटा, जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ी जो अमिताभ बच्चन की मूवी में आप देखते हैं, लंबरेटा वगैरह, यही गाड़ियाँ होती थी। और यजदी बाइक होती थी, राजदूत बाइक होती थी, स्कूटर वगैरह नहीं होते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वेस्पा स्कूटर आया 1991 में, ग्लोबलाइजेशन आया, उसके बाद तो बाढ़ आ गई, हीरो होंडा, मारुति, हुंडई, ये गाड़ी वो गाड़ी। अब तो इतनी कंपनीज है, फोर्ड्स है, ना जाने क्या क्या, मर्सिडीज बेंज है, ना कितनी कंपनी है, वोक्सवैगन की है, इतनी सारी वैरायटी। और आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा हर महीने आई थिंक 2-3 नई नई तरह की जो हर कंपनी अपनी गाड़ियाँ उतार देती है। तो आज हमारे यहाँ ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के रूप में हमें नज़र आती है। दिस इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। आप देखते हो कि ये मोस्ट हमारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं या पोर्ट टाउन्स हैं जहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है और चीपेस्ट लेबर अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जैसा कि हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ा था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हमने देखा कि टर्सरी सेक्टर है जो सबसे क्या कर रहा है कि
एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर तो है ही, लेकिन जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री। अभी हम इसको डीपली डिस्कस करते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविज़न, टेलीफोन्स, cellular telecom, telephone exchange, radars, computers, and many other equipments required by the telecommunication industry. Bengaluru has emerged as the electronic capital of India. Underline this. क्यों? बेंगलुरु शहर एक तो सबसे मेजर इसके अंदर आता है क्लाइमेट, और क्योंकि कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा हीट जो होती है ख़राब हो जाता है। दूसरा, ये एक ग्रोइंग सिटी है, सारी फास्ट जो हमारी बेस्ट लेवल की अकोमोडेशन और इंडस्ट्रीज़, हाई स्किल क्वालिफाई जो हमारे को लेबर है वो यहाँ मिलती है, ह्यूमन रिसोर्स मिलता है, तो सब चीज़ें इसके लिए प्रोवाइड करती है। और आपको पता है बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। Other important centers for electronic goods are Mumbai, Delhi, Hyderabad, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow and Coimbatore. The major industry concentration is at Bengaluru, Noida, Mumbai, Chennai, Hyderabad and Pune. The major impact of this industry has been an employment generation, कि ये जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है आजकल। The continuing growth in the hardware and software is the key to the success of IT industry in India. कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जो कॉन्टीन्यूस टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो रही है ना, वो सबसे बड़ा कारण है कि ये भारत में सक्सेस हो पा रही है। अब ये तो हमने देखा कि हमारे जो हमारी हमने डिस्कस किया, 3 तो हमने की एग्रो बेस और 7 हमने की मिनरल बेस। अब मुद्दा आता है कि इंडस्ट्रीज तो कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रही है। इंडस्ट्री रोल तो प्ले कर रही है इकोनॉमी की ग्रोथ में, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि ये प्रदूषण को भी निमंत्रण दे रही है। धुआं फैल रहा है पानी में, मिट्टी में, हर जगह प्रदूषित तत्व फैले जा रहे हैं, लोगों की जान को खतरा होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें इसकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेट अस डिस्कस। Although industries contribute significantly to India's economic growth and development, the increase in pollution of land, water, air, noise, and resulting degradation of environment they have caused cannot be overlooked. कि हम इसको देखा नहीं कर सकते कि भले ये हमारी आर्थिक विकास में कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन जिस तरह से पर्यावरण का विनाश हो रहा है इनके द्वारा निकले गए दूषित पानी से और धुएं से, उससे हम अनदेखा नहीं कर सकते। इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। 4 तरह का प्रदूषण फैलाती है ये। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन। द पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आल्सो इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स यानी कि जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कोल और पेट्रोलियम और गैस से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल इंडस्ट्री। तो जहाँ वो बनती है दैट इज़ कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट। तो अब सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोनों ही वो गैस है जो की टेम्परेचर को रेज करती है। एयरबॉर्न पार्टिकुलेट materials contain both solid and liquid particles like dust, spray, mist and smoke। धूल के कण होते हैं, धुआं होता है। तो स्मोक कहाँ से आता है? स्मोक इज एमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक नेल्स यानी कि भट्टे जो ईंट के होता है, रिफाइनरीज एंड स्मेल्टिंग प्लांट्स, and burning of fossil fuels in big and small factories that ignore pollution norms। कि कुछ बड़ी फैक्ट्रियाँ, छोटी फैक्ट्रियाँ जो कि पोल्यूशन के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं करती, वो भी धुआं फैलाती है। टॉक्सिक गैस लीक्स कैन बी वेरी हैजार्डियस विद लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। आर यू अवेयर ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी दैट अकर्ड? कि जो टॉक्सिक गैस भोपाल से निकली थी वो उसने कितना विनाश किया, क्या आप उसके बारे में जानते हैं?
तो बेटा उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अभी लॉकडाउन की ड्यूरेशन में हैदराबाद में जो गैस रिसाव हुआ और जिससे लोग बेहोश होकर गिरे, कुछ की जान गई, तो वो क्या था? जो सड़क पर अनजान लोग चल रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं होती है, जो लोग अपने घरों में रह रहे होते हैं उनकी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन ये जो जहरीली धुआं है ये लोगों की जान ले लेता है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी कब अकर हुई? इट इज़ इन 1984। 2 दिसंबर 1984 की रात को ये घटना हुई थी। पॉइजनस गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये यूनियन कार्बाइड प्लांट था भोपाल में। रात को यहाँ से रिसाव हुआ। अराउंड अबाउट 50,000 पीपल्स आर टू शिफ्ट टू वर्क और 10,000 पीपल थे वो कुछ दिनों के अंदर मर गए क्योंकि जहरीली गैस थी, उन्होंने उनको अफेक्ट किया। गवर्नमेंट जो उसका हेड था वो तो रात रात को भाग गया, उसके ऊपर कंपनसेशन भी लगाया गया, लेकिन वो इनफ नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर से उसके ऊपर दोबारा केस चला है, उससे और यूनियन कार्बाइड है जो उसके ऊपर और जुर्माना लगाया गया। डाउ केमिकल था, ये अमेरिका की एक इंडस्ट्री जिसने सेटअप किया था और 1978 में ये सेटअप हुई थी इंडिया के अंदर। तो देखा जाए तो बेटा ये क्या चक्कर है कि जितने भी डेवलप कंट्रीज़ है ना, वो जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स की इंडस्ट्री है ना, वो अक्सर कोशिश उनकी ये रहती है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर लगाया जाए ताकि कोई हादसा हो जाए तो उनके देश के लोग तो बच जाए, और जहाँ ये सिक्योरिटी नॉर्म्स का ध्यान नहीं रखती और ये फिर एयर पोल्यूशन के साथ साथ लोगों की जान से खिलवाड़ भी करती है। चलिए आगे चलते हैं। एयर पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड द एटमोसफेयर एज अ होल। अब यूनियन कार्बाइड को तो क्या बताएं, उसका अभी भी उसका जो गोडाउन है उसके अंदर जहरीले, क्योंकि वो बनाती थी कीटनाशक और फर्टिलाइजर्स, तो वो रॉ मटेरियल अभी भी गोडाउन में पड़ा है, वो ज़मीन में रिस रहा है और सराउंडिंग का 3 to 4 किलोमीटर का जो एरिया है ना बेटा, वो जहरीला हैंडपम्प से जहरीला पानी निकल रहा है। सरकार ने वहाँ पे रेड मार्क तो लगा दिया कि डेंजर, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है। तो हमारी सरकार भी अब कुछ हद तक एफिशिएंट रही है, और लेकिन पोल्यूशन तो हुआ, केयरलेस हुए तो। वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड inorganic industrial waste and effluents discharged into rivers. The main culprits in this rig are paper, pulp, chemical, textile and dye, petroleum refineries, tanneries and electroplating industries that let out dyes, detergents, acids, salts and heavy metals like lead and mercury, pesticides, fertilizers, synthetic chemicals and carbon, plastics and rubber एट्सेट्रा इनटू द वाटर बॉडीज़। कि ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है इनका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो वाटर पोल्यूशन के लिए ज़िम्मेदार है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हमारा दिल्ली में यमुना नदी जब एंटर करती है उससे पहले वो पानीपत और सोनीपत से एंड होकर आती है। तो पानीपत में हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ है, तो वहाँ बहुत सारी कपड़ा मिले हैं, ये बैट भी बनते हैं। तो क्या होता है, कपड़े में रंग चढ़ाया जाता है तो वो केमिकल जहरीला पानी कहाँ जाएगा, यमुना नदी में पास ऑन कर दो ना। चलिए जी, वहाँ से जहरीला पानी उसके अंदर मिल गया। चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद अब सोनीपत आ जाइए। यहाँ पर थोड़ा सा दिल्ली के बॉर्डर से पहले टैनरीज है जहाँ चमड़े को खींच के पतला किया जाता है, जानवर की स्किन को और लंबा और लंबा और लंबा, सारे एक्सेस बाल, मांस के लोथड़े वगैरह सब निकाल दिए जाते हैं। तो वो सब गंदा पानी है जहरीला, क्योंकि उसके अंदर केमिकल होता है ना, ताकि वो बदबू ना आए और चमड़ा और सॉफ्ट हो जाए, आपके लिए शूज़ बन जाए, बैग बन जाए, बेल्ट बन जाए। चलिए जी, वो भी यमुना नदी में मिला दिया जाए तो अब जय हो किसका, दिल्ली वालों का। वो पिएगी ना उस जहरीले पानी को। व्हाट इज़ दिस वाटर पोल्यूशन, कितने लोगों की हेल्थ अफेक्ट होगी। अब कितना उसको आरओ से साफ़ कर लो, कितना आप उसको उसके लिए प्लांट्स लगा लीजिए, क्या आप उससे वो जहर उससे निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमारी इंडस्ट्री को चाहिए कि वो क्या करे, वाटर ट्रीटमेंट करे बिफोर रिलीजिंग इनटू द रिवर। वो हम आगे पढ़ेंगे मेजर्स। फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। हम मेजर पानी नदियों के अंदर क्या करते हैं,
डिफरेंट सॉलिड प्रोडक्ट्स भी उसके अंदर मिला देते हैं और पोल्यूटेड। फिर आ जाता है थर्मल पोल्यूशन। व्हाट इज़ थर्मल पोल्यूशन? कि हम जानते हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज़ में हम पानी को एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं। मोस्टली हमारी जो जितनी भी स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़ है जिसमें हम शीट्स में कन्वर्ट करते हैं मेटल को या रॉड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको एकदम से मेल्ट किया, उसको शेप दी, तो उसको ठंडा करने के लिए कूलेंट, ऐसी इंडस्ट्री या कोई और इंडस्ट्री है तो वहाँ पानी को कूलेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको बिफोर कूलिंग हम डायरेक्ट उसको छोड़ देते हैं इसमें रिवर के अंदर। तो उससे क्या हुआ, जब पानी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो रेज हो जाता है, क्योंकि वो गर्म पानी है, तो उससे एक्वेटिक लाइफ जो है वो गड़बड़ा जाती है। तो ये पानी का टेम्परेचर जो रेज हुआ ना हॉट वेदर की वजह, हॉट वाटर की वजह से, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉज कैंसर्स, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेजेस। कि देखो कितना खतरा हो जाता है पावर प्लांट से जो हमारा हॉट वाटर आता है। Soil and water pollution are closely related. Dumping of waste, especially glass, harmful chemicals, industrial effluents, packaging salts, garbage renders the soil useless. Rain water percolate to the soil. इसके साथ में हम इसके अंदर लैंड, थर्मल के साथ साथ हम लैंड में भी घुसते जा रहे हैं कि मिट्टी कैसे ख़राब होती है कि जब उसके अंदर हम कांच और हार्मफुल पैकेजेस और जहरीली चीज़ें डालते हैं तो मिट्टी की गुणवत्ता है वो नष्ट हो जाती है। और अंडरग्राउंड जब उस जहरीला बारिश होती है, उस जहरीली मिट्टी से पानी अंदर जाता है तो अंडरग्राउंड वाटर भी पोल्यूटेड होता चला जाता है। नॉइस पोल्यूशन की बात करते हैं। शोर, ये क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट इन इरिटेशन एंड एंगर, इट कैन आल्सो कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट, बहरा भी कर देता है, ज़्यादा शोर होता है तो। ध्वनि प्रदूषण हम जिसको कहते हैं। इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर अमंग अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। इरिटेशन होती है, घबराहट होती है। अनवांटेड साउंड इन एन इरिटेंट एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस, तनाव होता है इससे। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, जनरेटर्स, सॉ यानी कि आरा मिल एंड न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स आल्सो मेक अ लॉट्स ऑफ नॉइस। तो ये ध्वनि प्रदूषण भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, उसकी बात करते हैं। एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्री पोल्यूट 8 टाइम ऑफ द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस? सम सजेशंस आर। उससे पहले बच्चे हम ये देख लेते हैं कि ये जितनी भी हमारी तकरीबन स्टेट कैपिटल्स हैं या मेजर मेट्रो सिटीज़ हैं वो हमारी क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स। ये हमें बोर्ड एग्ज़ाम में आइडेंटिफिकेशनली लोकेशनल आता है, ये हमें लोकेट करने आते हैं। पर्टिकुलर कुछ उसकी लिस्ट CBSE ने हमें दी हुई है, ये हमें लोकेट करने होंगे। उसके बाद आ जाइए कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए। फर्स्ट सबसे पहला सजेशन है मिनिमाइजिंग यूज़ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। कि पानी का जो है ना फ्रेश वाटर का कम से कम इस्तेमाल करो, आप रीयूज़ करो, रिसाइकिल करो और पानी को ज़्यादा खराब मत करो। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो और फ्रेश वाटर नदियों के पानी पर निर्भर मत रहो। फिर ट्रीटिंग ऑफ हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग दैम इनटू रिवर्स। कि जो पहले डिस्कस किया था कि हॉट वाटर को रिवर में डालने से पहले उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए। और ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कैन बी डन इन 3 फेजेस, और ये 3 फेज में किया जाता है। क्या? ट्रीटमेंट ऑफ हॉट वाटर, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्सरी ट्रीटमेंट। ये NTSC में आता है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट की क्या स्टेजेस है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट की क्या स्टेजेस है और टर्सरी ट्रीटमेंट की क्या स्टेजेस है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में मैकेनिकल मीन यूज़ होते हैं जिसके अंदर स्क्रीनिंग, ग्राइडिंग, फ्लोकेशन और सेडिमेंटेशन होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर कि कंपोस्टिंग और एनारोबिक डाइजेशन, यानी कि कुछ जब ये पानी के अंदर मछलियाँ छोड़ देते हैं या कुछ इस तरह की केमिकल्स डाल देते हैं, जम डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि छोटे मोटे कीटाणु हैं उसकी जो जहरीलापन है वो ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद है टर्सरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। कि टर्सरी ट्रीटमेंट में तीनों ही प्रोसेस होती है, बायोलॉजिकल भी, केमिकल भी और फिजिकल भी।
दिस इन्वॉल्व रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। अब आ जाता है ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व बाई इंडस्ट्री वेयर दीज आर थ्रेट टू ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज also need to be regulated legally. Particulate matter in the air can be reduced by fitting smokestacks to factories with electrostatic precipitators, fabric fitters, scrubbers and inertial separators. कि हमें ग्राउंड वाटर के लिए क्या करना चाहिए, ओवर जो ड्राइंग है उसको हमें क्या करना चाहिए, रेगुलेट करना पड़ेगा। और जहाँ धुएं का पोल्यूशन की बात हो रही है तो वहाँ हमें अपनी चिमनियाँ इस तरह से बनानी होगी, या तो ऊंची बना दो बहुत ज़्यादा कि धुआं ऊपर निकल जाए, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे जो धुएं को छान कर उसको काफ़ी हद तक रोक पाए। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। मशीन एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर। नॉइस पोल्यूशन के लिए हम साइलेंसर का यूज़ कर सकते हैं जनरेटर में ताकि शोर ना हो। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिज़ाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी। और जितनी भी हमारी पुरानी मशीन है उनको अपडेट करना होगा, रीडिज़ाइन करो ताकि एनर्जी है वो कम से कम वो खाए, शोर कम करे एंड रिड्यूस नॉइस। ये देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अंडर यमुना एक्शन प्लान एट फरीदाबाद। और उसके बाद आ जाता है हमारा कि नॉइस अब्जॉर्बिंग मटेरियल में भी यूज़ अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज़ ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स। आजकल हमारे यहाँ फैक्ट्रीज़ के अंदर पर्टिकुलर जहाँ हैवी मशीनरी होती है तो दीवारों पर कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन करते वक्त मटेरियल लगाया जाता है कि जो अंदर का शोर है वो बाहर नहीं आता। और फिर हम ईयर प्लग्स और ईयरफोन का भी यूज़ कर सकते हैं पर्सनल। The challenge of sustainable development require integration of economic development with environmental concern। कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमारा चल रहा है कॉन्सेप्ट, जो कि हम चैप्टर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं डीपली, तो इसलिए हमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ रहा है, क्योंकि हमें डेवलपमेंट तो करना है लेकिन पर्टिकुलर 1 ईयर और 2 ईयर के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन हमें इस नेचर को बचाए रखना है। तो ऐसा ही मैसेज हमारी एनटीपीसी देती है। एनटीपीसी क्या करती है, क्या है एनटीपीसी? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन 1975 में बनी थी। इसका काम क्या है? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। ये करती क्या है कि इंडिया में जगह जगह थर्मल पावर प्लांट है और इसका काम करने का तरीका कुछ इस तरह का है कि ये एनवायरनमेंट पोल्यूशन को काफ़ी हद तक नहीं मैक्सिमम रिड्यूस कर देते हैं। तो वो सब क्या करती है, इसके लिए इसको ISO इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका इसको सर्टिफिकेट भी मिला है। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एनटीपीसी इज़ अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। इट हैज़ ISO सर्टिफिकेशन फॉर EMS एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम 14001। The corporation has a proactive approach for preserving the natural environment and resources like water, oil and gas and fuels in places where it is setting up power plants. This has been possible through, तो ये क्या क्या करती है वो देखते हैं। नंबर 1, optimum utilization of equipment, adopting latest techniques and upgrading एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट, कि ये अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड रखती है, लेटेस्ट टेक्निक यूज़ करती है, तो नॉइज़ पोल्यूशन और दूसरे पोल्यूशन की रोकथाम हो जाती है। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एस यूटिलाइजेशन, क्योंकि थर्मल है तो कोल का यूज़ करती है तो एस को पूरी तरह से यूटिलाइज़ करती है, एस को ये सेल करते हैं तो आजकल उसकी ईंटें काफ़ी बिकती हैं। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर न्यूट्रिशन, nurturing ecological balance and addressing the question of special purpose vehicles for afforestation। क्या करती है, जहाँ जहाँ ये पावर प्लांट होता है वहाँ पर एक तो ये अफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ पौधे काफ़ी आपको सड़कों के किनारे काफ़ी मिलेंगे, और यहाँ पर जो आपके बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स हैं उनकी शुरुआत हो जाती है और पर्यावरण को बचाए रखने के लिए ये डिफरेंट वहाँ पर काम करते हैं। फिर क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं
कि जो कोयले की राख होती है उसको डंपिंग करने के लिए उसमें पानी में मिलाकर किसी पर्टिकुलर वहाँ पर कोई एरिया होता है, उसमें उसको डंपिंग करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, उससे पानी तो भाप बन के उड़ जाता है और राख वही डंप हो जाती है, जिससे राख का धूल कम उड़ती है। उसका मेन कारण ये है। फिर दूसरा, ये क्या करते हैं, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग। इन्होंने जगह जगह अपने अपने सराउंडिंग 30 to 40 किलोमीटर के एरिया में ये अपने इक्विपमेंट्स लगाते हैं, फिर रिव्यूज़ करते हैं और ऑनलाइन डेटाबेस और अपने इक्विपमेंट से जो डाटाज मिलते हैं ना उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और चेक करते हैं कि कितना पोल्यूशन फैल रहा है और उसकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन, और जितने भी इसके पावर स्टेशन हो सब के लिए। तो आप देखेंगे कि कितनी ऊंची चिमनी है कि धुआं डायरेक्ट ऊपर जाए, नीचे ना फैले। और ग्रीन प्लांट्स आपको चारों तरफ नज़र आ रहे होंगे। ये रामागुंडम प्लांट है, और मैं आपको बता दूं रामागुंडम प्लांट की जो लोकेशन है अक्सर पेपर में आती है। सो स्टूडेंट, this is the end of our chapter number 6, manufacturing industries. If you like my explanation, so please like my video and subscribe it. Thank you and bye.